Welcome viewers. In today's class, I am going to explain you English of 10th class first unit C reading. Right? I hope everybody is fine and doing well, Alhamdulillah. Right? And so today in this class, I am going to explain you people the C reading of first unit. What is that? Personality development. Okay. And one thing I must say you people, that I am making one video for one lesson, so that you people may not be confused going on searching for the modules, and if you miss one, it will be difficult for you people to understand. That's why I am taking complete one video for one lesson. In one video itself I am explaining all the lesson, right? So today's C reading, because first unit 1 A reading I have completed, B reading also I have completed, and in explaining in Urdu, and today the C reading we shall start as well as we shall end. ठीक है, आज ही 10th क्लास की इंग्लिश का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ए रीडिंग, बी रीडिंग और सी रीडिंग, बी रीडिंग का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि ए रीडिंग जो है 4 या 5 मॉडल्स में कंप्लीट करी थी, 5 डिफरेंट वीडियोस बनाई थी उस पर। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ रही कि आप लोग क्या कैसा होता, वो तो एक मॉड्यूल देख लिया, अब उसके बाद का दूसरा मॉड्यूल छूट गया, तीसरा देखे, तो इस तरीके से जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अपने को उसमें वो नहीं समझ में आता कि आप लेसन क्या था, सही कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते अगर बीच में से कोई एक मॉड्यूल मिस हो गया तो। इसीलिए मैं हर एक लेसन के लिए सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आज का जो है सी रीडिंग है। सी रीडिंग क्या है देखिए, आई विल डू इट। ठीक है, आई विल डू इट क्या है? एक्सेप्टिंग ए चैलेंज। जब ये फ्रेज जब हम यूज़ करते, आई विल डू इट जब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कोई चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई चैलेंज अपने आप ले रहे हैं या किसी का दिया हुआ ले रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं वो करूँगा या मैं ये करूँगी। ठीक है, it's a challenge we are taking by ourselves or by given by the situation or given by some other people or given by anybody, right? That's a challenge that we are answering here, that I will do it. Okay, so ये हमारा टॉपिक है आज का कि मैं करूँगा। जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ में हम शैल यूज़ करते, आई शैल डू इट सही सेंटेंस रहता, लेकिन यहाँ पर आई विल डू इट का मतलब क्यों बता रहे हैं कि विल मतलब कि यहाँ पर कोई नहीं बोलने का कोई चांस नहीं रहता। आई विल, देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दैट कि हम नहीं, आई विल मतलब कि कैसे भी करूँगा। ठीक है, तो देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं रीडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन। ही वॉज शॉट। अब ये कौन है, किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं? यहाँ पर एक शख्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका नाम लेसन के आखिर में हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम अब तो जो है जो जिस शख्स के बारे में है उनकी पहली शख्सियत कैसी है ये बता रहा फर्स्ट पैराग्राफ में। ही वॉज शॉर्ट मतलब कि वो ख़त के पस्त थे, गिड्डे थे। ही वॉज शार्प। शार्प का मतलब क्या है? तेज़ को बोलते शार्प। अब यहाँ पे नाइफ शार्प हो सकती है, ब्लेड शार्प हो सकती है, लेकिन इंसान को जब हम शार्प बोलते हैं तो उसका दिमाग तेज़ होना है। ठीक है, मतलब कि इंटेलिजेंट, शार्प जो बोलते हैं। ही वॉज द ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज क्लास। और क्लास में ब्राइटेस्ट, ये ब्राइटेस्ट क्या वर्ड है? ब्राइट मतलब कि रोशन, चमकदार। ठीक है, उसी तरह ये ब्राइटेस्ट जो एडजेक्टिव है, जनरली हम किसी भी ए ब्राइट डे मतलब कि अच्छी धूप निकली हुई है तो हम उस दिन को क्या बोलते? ब्राइट डे बोलते। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट मतलब कि इंसान वहाँ पर कोई रोशन या चमक वाला तो इंसान नहीं होता, मगर ब्राइट का मतलब यहाँ पर वही आता है कि सबसे अच्छा था। ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज क्लास, वह बहुत ही तेज़, होशियार और हर चीज़ से अच्छा लड़का था वो अपनी क्लास का।
अब यहाँ पे ब्राइटेस्ट जो है बेटा, यहाँ पे ब्राइटेस्ट से जो आता है वो क्या है, ब्राइट। एडजेक्टिव क्या है, ब्राइट। इसका कंपैरेटिव है ब्राइटर, और सुपरलेटिव में आता है ब्राइटेस्ट। मैं आपको जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताऊंगी उसमें अपन ये सब देखेंगे। His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. ये जो बच्चा था इसके सीनियर्स भी जो थे, सीनियर्स मतलब कि इनसे बड़ी क्लास वाले जो होते हैं वो सीनियर्स होते हैं, वो लोग भी जो है कुछ भी साइंस में इनको उन लोगों को प्रॉब्लम होता तो इनके पास आते थे कि ये कैसे करते बताइए, इनसे सॉल्यूशन पूछते थे उसका। He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. अब अक्सर क्या होता है कि क्लास में अगर कोई इंटेलिजेंट रहता है तो सबकी नज़र में वही रहता है, सब पूरा स्कूल उसको अच्छे से पहचानते कि वाह ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, या ये बच्ची है, या ये है, बहुत वेल नॉन होते हैं। मगर यहाँ पे इनके बारे में बता रहे हैं कि ही वुड हैव गॉन अननोन इन द क्राउड। मतलब कि जब क्राउड किसको बोलते हैं, क्राउड जो वर्ड है एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मतलब कि बहुत सारे लोग जब जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम क्राउड। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी अपन रोड पे भी देखते हैं कि अगर कोई हादसा हो गया, कुछ भी होगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं द क्राउड हैज़ गैदर्ड। ठीक है, तो क्राउड उसको बोलते हैं जब मतलब कि बहुत सारे लोगों का जमघट जो होता है वो क्राउड होता है। ही वुड हैव गॉन अननोटिस्ड। अननोटिस्ड का मतलब देखिए यहाँ पे नोटिस जो है एक नाउन है, अब उससे बनता है अननोटिस्ड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर नोटिस का मीनिंग जो है वर्ब में आ रहा कि नोटिस मतलब क्या आ रहा वहाँ पर, नोटिस का मतलब कि मालूम होना, कोई पहचानना। जैसे कि आप लोगों के अपने स्कूल में भी रहते हैं तो नोटिस आई बोलते हैं कि हॉलीडे है, कुछ भी है, क्या भी है, नोटिस मिली मतलब कि आपको मालूम हुआ नहीं होना। तो इन्हों भी नहीं मालूम हो के ऐसे ही एक क्राउड में गुम हो जाते। लेकिन जब कभी भी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो या फिज़िक्स के बारे में कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम होता तो उनके आँखों में एक स्पार्क मतलब के चमक आ जाती थी उनकी आंखों में। मतलब कि ये इतना इजी है क्वेश्चन। एक देखिए जो काम आपको बड़ी आसानी से आता है और लोगों के लिए वो मुश्किल होता है तो उसमें क्या दिखता है अपने को करते हुए, बड़ी खुशी होती हो। ठीक है, बहुत खुशी महसूस होती है, वहाँ पर एक आंखों में चमक आ जाती है उस खुशी की। ठीक है, ये वही बता रहे हैं यहाँ पे। बट वंस, मगर एक बार, यू आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, आप उनसे एक सवाल करो रिलेटेड टू फिज़िक्स का या मैथ्स का। देयर वॉज ए स्पार्क इन हिज आइज, उनके आँखों में एक चमक, एक रोशनी जैसी आ जाती थी। ही कुड ग्रास्प थियरीज ऑफ साइंस फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो थियरी होती थी ना फिज़िक्स की या साइंस की, इतनी जल्दी से समझ जाते थे उन्होंने, इतनी जल्दी से ले लेते थे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे कि वो फास्ट जो है उनकी जो तेज़ी थी उसको समझने की, उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द लाइट। आपको मालूम है लाइट का स्पीड बहुत फास्ट है, सबसे फास्टेस्ट थिंग जो है वो लाइट ही है जो ज़्यादा फास्ट जाती है कहीं भी। हमको मालूम है एक चीज़ तो अपन गौर करते हैं, आप लोग 10th क्लास वाले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब बादल गरजता है पहले उससे बिजली चमकती, जब चमकती है उसके बाद में गरज की आवाज़ आती, जबकि ये दोनों दिस टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली इन द स्काई। गरजना और चमकना दोनों एक ही साथ होता है, लेकिन हम पहले क्या देखते हैं, बिजली की चमक देखते हैं और उसके कुछ देर बाद हमको गरज की आवाज़ आती है। मतलब द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड। तो इनका या तो ये हमारी साइंस में ये है कि द फास्टेस्ट थिंग दैट ट्रैवल्स वेरी फास्ट इज़ द लाइट। ठीक है, लेकिन इन्हों जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की इनकी जो ताकत थी कि वो फॉर्मूले को जल्दी से लेने की, याद करने की, समझने की, वो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट इनकी वो ये थी, एबिलिटी थी कि इन्हों किसी भी चीज़ को, किसी भी फार्मूले को इतना जल्दी से अपने में समझ लेते थे और उस पर दिमाग में रखते भी थे और उस पर जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर था इनके अपने ये बच्चे की अपनी शख्सियत कैसी थी, इतना हम ये फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिए। अब देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में क्या है। ही केम फ्रॉम, इनके फैमिली के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ही केम फ्रॉम ए पुअर बट एजुकेटेड फैमिली।
अब उनकी फैमिली कैसी थी? गरीब थी, लेकिन सब एजुकेटेड थे. हिज फादर वॉज ए हाई स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ही, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को सेंटेंस वाइज एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को अच्छे से समझ सकें. यहाँ पे ही केम फ्रॉम ए पुअर बट एजुकेटेड फैमिली. यहाँ पे बट का मतलब क्या है? मगर. उन्होंने आते थे, कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे? उन्होंने कैसे फैमिली से आए? उन्होंने एक गरीब फैमिली से आए, लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली थी. ठीक है. दूसरा सेंटेंस देखो, हिज फादर वॉज ए हाई स्कूल टीचर. उनके फादर क्या थे? एक हाई स्कूल टीचर थे. एंड एन एविड रीडर. एविड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना किसी चीज़ को. ग्रेट, ए ग्रेट रीडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. हेडमास्टर रहने के बावजूद उनके फादर क्या थे? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का उनको बहुत ही इंटरेस्ट था कि इतना इंतहा से ज़्यादा पढ़ा करते थे इंग्लिश लिटरेचर. लिटरेचर का मतलब क्या है कि इंग्लिश के जो भी बुक्स रहे हैं लिखे हुए, चाहे किसी भी चीज़ पे हैं, वो जैसे कि पोइट्री है या प्रॉस है या एथिक्स है, ये जो भी चीज़ होती थी उन्होंने इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश का लिटरेचर जो था वो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे और बहुत ज़्यादा. एविड मतलब कि एक ग्रेट रीडर अपन बता सकते हैं. यहाँ पे बहुत पढ़ते थे. अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, ही है, ही के बाद में कॉमा है. ही लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास. अगर आप यहाँ पर ऐसे पढ़ देंगे ही लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, इसका मीनिंग बदल जाता है. ठीक है. अगर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ही लाइक द अदर बॉयज़ इन हिज क्लास, लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, इसका मीनिंग अलग आता है. ठीक है. मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कैसे बदलता है. तो देखिए, हम जब ऐसे पढ़ेंगे कि ही लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, का मीनिंग हो जाता है ही लाइक, मतलब कि उन्होंने उनके क्लास के सारे बच्चों को पसंद करते थे. ठीक है. लेकिन इसके बजाय जो वहाँ पे कॉमा दिया है, ये कॉमा से देखिए कितना फ़र्क आता है इस सेंटेंस में. ही लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, मतलब ही लाइक ऑल द बॉयज़, ही को अलग कर दो, और ये लाइक ऑल द बॉयज़ इन द क्लास मतलब कि उनके क्लास के दूसरे सारे बच्चों की तरह हो गया है. यहाँ पर लाइक का मीनिंग आता है, कॉमा डाल देने से लाइक का मीनिंग आता है तरह. अगर आप कॉमा हटा देंगे तो वहाँ पर लाइक का मीनिंग बन जाता है पसंद. ठीक है. तो इसमें इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो ये पंक्चुएशन की ज़रूरत क्या होती है, ऐसे ही होता है. देखिए, अगर आप वहाँ पर एक कॉमा नहीं रहता तो मीनिंग कितना बदल जाता. ही लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास मतलब कि वो अपने क्लास के सारे बच्चों को पसंद करते थे. लेकिन ही डाल के कॉमा डाल देने से वहाँ पे एक अलग हो गया ही, और वो वहाँ पर एक रुकावट आ जाती है और बोलते हैं कि ही, फिर अलग से पढ़ो लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, बोलते हो उनके क्लास के और सारे बच्चों की तरह, उन्होंने उनके क्लास के और सारे बच्चों की तरह. तो यहाँ पर देख लिए मीनिंग कितना बदल गया है सिर्फ एक कॉमा के डालने से. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप है, कोटेशन है, सिग्मा है, जो कुछ भी आता है वहाँ पर, हाइफन है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये सारे चीज़ जब आते हैं ना तो इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, ये अगर नहीं दिए तो हम वहाँ पर उसका मीनिंग ही बदल के रह जाता. अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक कॉमा है ही के बाद में. अगर आप लोग बुक्स देख रहे हैं उसमें देखिए ही के बाद में कॉमा है, तो यहाँ पर कॉमा दे देने से ही मतलब कि उन्होंने लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, लाइक और ही बोल के हम छोड़ने के बाद में फिर बोल रहे हैं लाइक ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, बोलते हो उनके क्लास के सारे बच्चों जैसे, उन्होंने भी, ये मीनिंग आया है यहाँ पर. ठीक है. वॉज ट्राइंग टू गेट एडमिशन इनटू सम इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब कि उनकी क्लास के सारे बच्चे भी वही कर रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, और इन्हों भी जो है सो वही कोशिश कर रहे थे कि इनको भी दूसरे बच्चों की तरह इनको भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, कोशिश कर रहे थे. द ब्राइटर वंस वांटेड टू स्टडी इन द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और द IITs. ब्राइटर मतलब कि जो भी ज़रा तेज़ बच्चे थे, जो भी ज़रा इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो सारे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि IITs में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे. देयर वॉज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर IIT. आपको मालूम है हर चीज़ के लिए जब भी आप लोग जाते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है.
तो कुछ भी आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो अपने को एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम, मतलब कि आप एलिजिबल है नहीं है वो कर सकते नहीं, उसके लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डालते हैं जिसको एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट कंडक्ट करती है ये। उसी के बाद में अगर आपको सही रैंक आया उसमें तो आपको उसमें सीट मिलती है। ठीक है, तो इसमें आईआईटी में भी ज्वाइन होने के लिए इंजीनियरिंग में भी एक एंट्रेंस टेस्ट रहता है, आप सबको मालूम है वो। तो एंट्रेंस टेस्ट था, देर वॉज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर IIT। दिस बॉय, ये बच्चा जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दिस बॉय एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, एलॉन्ग मतलब के साथ में, किससे, विथ हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ, अप्लाई टू अपीयर फॉर द टेस्ट, टेस्ट लिखने के लिए अप्लाई कर दिए। ठीक है, मतलब कि फ़ीस भरना वगैरह जो रहता है टेस्ट के लिए वो अप्लाई कर दिए। दे डिड नॉट हैव एनी स्पेशल बुक्स और कोचिंग। अब यहाँ पर उन लोगों को कोई स्पेशल अलग से एंट्रेंस लिखने के लिए कोई बुक्स भी नहीं थे, ना ही किसी टीचर के पास जाके वो लोग कुछ ट्यूशन लिए या कोचिंग लिए उसके लिए। All these IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. अब ये पूरे जो थे ना आईआईटी के एस्पिरेंट्स मतलब कि उम्मीदवार जो लिखने के लिए जा रहे थे, फीस पूरे बंद दिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अब तैयारी करना है कैसा, ये पूरे बच्चे मिलके एक साथ कहाँ पर बैठते थे, एक मंडप, स्टोन मंडप यानी कि पत्थर का बना हुआ एक ऊंचा चबूतरा जैसा रहता था, वहाँ पर ये लोग बैठते थे। इनफैक्ट देखिए तेलुगु में मंडप का मतलब क्या होता है, जो सर पे से जो छत आता है ना उसको, जैसे कि मंडवा होता है उसको बोलते हैं मंडप। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लेसन क्या है कि पत्थरों का बना हुआ एक चबूतरा था जिस पे ये लोग सब बैठ के जो है तैयारी करते थे। कहाँ पे था वो मंडप, चामुंडी हिल्स बोल के। अब जैसे अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग नाम थे, तो इनके पास जो था वो जो चबूतरा हुआ करता था वो चामुंडी हिल्स में था, करीब था वहाँ पर। और इन द स्लीपी टाउन ऑफ मैसूर, और टाउन कैसा था, स्लीपी मतलब कि ज़्यादा गड़बड़ वगैरह नहीं रहती, बिल्कुल खामोश रहना, उसको बोलते हैं स्लीपी टाउन। स्लीपी टाउन का मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग सब हमेशा सोते रहते, नहीं, जहाँ पर खामोशी रहती है, जहाँ ज़्यादा बिजी नहीं रहते और एक सुकून का माहौल रहता था, वहाँ पर बैठ के ये लोग प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे IIT के एंट्रेंस के लिए। ही वॉज द गाइड फॉर द अदर्स। अब ये बच्चा जो था सारों दूसरे बच्चों के लिए गाइड थे। गाइड का मतलब कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होता था, जिसके आप लोगों को मालूम है गाइड क्या करते, हर चीज़ बताते हैं कि ये है, ये है, मालूमात देना। गाइड का मतलब यहाँ पर मालूमात देना। तो जब ये लोग तैयारी कर रहे थे IIT की, तो इनके सारे फ्रेंड्स जो दूसरे थे उन सबको इन्हों जो है जो भी प्रॉब्लम रहता था इन्हों गाइड करते थे, इन्हों बताते थे कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. दूसरे बच्चे जो थे ना इतनी मुश्किल से इतनी कोशिश करते थे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रगल मतलब कि एक पूरा अपना जोर लगाना, मतलब कि यहाँ पे ताकत की बात नहीं है, अपना दिमाग पूरा लगा देते थे उसमें कि ये कैसे भी करेंगे, और इतना मुश्किल होता था स्ट्रगल करना। स्ट्रगल का मतलब है एक जद्दोजहद करना, मतलब कि एक बहुत ही फुल कोशिश करते थे दूसरे बच्चे। तो वही प्रॉब्लम को इन्हों इतनी आसानी से सॉल्व कर देते थे और बिल्कुल ही कम वक्त में, इन नो टाइम मतलब कि क्या ज़्यादा लंबा टाइम लेते भी नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से टाइम में वो प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देते थे। ही वुड स्माइल शाइली, और कैसे करते थे, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, और इनकी फितरत में क्या थी, एक शर्मिलापन था, बड़े ही शर्मीले तरीक़े से मुस्कुराते हुए बिल्कुल ही टाइम ज़्यादा लिए बगैर के सॉल्व कर देते थे। ही सैट alone below a tree and dreamt of studying at IIT। एक झाड़ के नीचे बैठे, ही सैट alone, अकेले झाड़ के नीचे बैठ के क्या करते थे, ड्रेम्ट मतलब है ड्रीम, DREAM, ड्रीम मतलब के ख्वाब देखना किसी चीज़ का। ड्रेम्ट क्या है, ड्रीम का पास्ट टेंस ड्रेम्ट है, MT भी लगा सकते हैं या ED भी लगा सकते हैं, ड्रीम्ड, वो भी राइट है, ठीक है। तो ये अकेले बैठ के एक झाड़ के नीचे ख्वाब देखते थे। क्या ख्वाब देखते थे, सो के नहीं देखते थे, बल्कि एक ख्वाब वो था उनका कि मैं IIT कॉलेज में जाऊंगा, इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, ये ख्वाब था उनका, ठीक है। इट वॉज द अल्टीमेट एम फॉर एनी ब्राइट बॉय एट दैट एज, as it still is today।
तो हर कोई ज़रा थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा रहता तो उस ज़माने में वो उम्र का बच्चा जो 15-16 साल में होता है उसका एक ख्वाब होता है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, सही भी कुछ करना है पढ़ के, उसका एक ख्वाब होता है कि मैं आईआईटी कॉलेज में जाके पढ़ूंगा। उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उन लोगों को वही कि हम एमपीसी लेंगे या हम पॉलीटेक्निक में जाएंगे, फिर पॉलीटेक्निक के बाद में हम इंजीनियरिंग कर सकते। ये हर एक स्मार्ट बच्चा, मतलब कि जो बहुत ज़रा इंटेलिजेंट बच्चा है और अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करके रखे हैं, ऐसे बच्चों का एक ख्वाब होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आज भी बच्चों में वही ट्रेंड है। ठीक है, एज इट स्टिल इज़ टुडे, बोलता हूँ आज के बच्चों का भी, आज के भी जो बच्चे हैं अच्छा पढ़ने वाले, उन लोगों का भी यही ख्वाब है कि हम एक आईआईटी कॉलेज में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। ही वॉज देन ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, और जब ये ख्वाब देख रहे थे, ये एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ क्या एज थी इनकी, 16 ईयर्स के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द डी डे केम। द डी डे का मतलब वो है कि कुछ भी कोई ख़ास काम करने का है, जिसके डेट की जो दिन के लिए हम वेट करते हैं कि वो दिन आना है, वो दिन में हमको ये करना है, हमको वो कुछ करना है, वो जो सोचते रहते हैं कि इम्पोर्टेंट डे जो रहता है अपने लिए, उसको बोलते हैं डी डे। ठीक है, ही केम टू बैंगलोर, स्टेड विथ सम रिलेटिव्स एंड अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अब क्या करें ना, मैसूर में रहते थे ये लोग, वहाँ से बैंगलोर गए, किसी रिश्तेदार के पास ठहरे। स्टेड विथ सम रिलेटिव, स्टेड मतलब कि ठहरना, स्टे प्रेजेंट टेंस है और स्टेड उसका पास्ट टेंस है, क्योंकि ये सब गुजर चुका है इसलिए पूरा लेसन हमको पास्ट टेंस में मिल रहा। देखिए आप लोग, पास्ट टेंस मतलब कि माजी में। ठीक है, विथ सम रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदारों के पास ठहरे, और अपीयर करे, अपीयर्ड, ये भी पास्ट टेंस का है। देखिए, फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, क्या किसके लिए गए थे ना, एंट्रेंस टेस्ट लिख लिए जाके वहाँ पर। ही डिड वेरी वेल बट वुड से ओनली ओके व्हेन आस्क्ड, बहुत अच्छा लिखे पेपर, लेकिन जब कभी कोई पूछते थे तो क्या बोलते थे, हाँ ठीक कर दिया, ओके। इट वॉज ऑपोजिट व्हेन इट केम टू फूड, लेकिन जब खाने की बारी आती थी तो ऑपोजिट होता। देखिए इस सेंटेंस को मैं और एक बार आप लोगों को बताती हूँ। इट वॉज द अल्टीमेट एम, यहाँ पे इट वॉज मतलब वो था, क्या था, अल्टीमेट एम। एम मतलब के निशाना, एम किसको बोलते हैं हम, निशाने को बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेट मतलब के फाइनल, एक ही एम होता था उस ज़माने के बच्चों का, जो आज भी है वही, जो ज़रा पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते थे उन लोगों का एक ही पे फोकस करते थे। क्या था वो, आईआईटी में पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना। और उनकी क्या एज थी जब, 16 ईयर्स थे। और द डी डे केम बता दी मैं आप लोगों को। ही केम टू बैंगलोर एंड स्टेड विद द रिलेटिव्स एंड ही अपीयर्ड फॉर द आईआईटी एग्ज़ाम। अब फिर उसके बाद में बताई कि आपको उन्होंने जब अच्छा करते थे और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से करे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था एग्ज़ाम कैसा करे तो बहुत अच्छा करने के बावजूद भी उनकी आदत क्या थी, इतना ही बोलते थे कि ओके, ठीक था। ठीक है, लेकिन जब खाने की बात आती थी तो इसके बरअक्स था, यानी कि अच्छा लिख के भी ना सिर्फ ओके बोलते थे, लेकिन जब खाने पे पूछा जाता था उनसे कैसा है तो देखिए उन्होंने क्या जवाब देते थे वहाँ पे। इट वॉज ऑपोजिट व्हेन इट केम टू फूड, जब खाने पे आते थे, खाने की बात पे आते थे तो वो ऑपोजिट था। क्या, व्हेन ही सेड ओके इट इम्प्लाइड बैड, जब उन्हें ओके बोलते थे तो खाना बहुत ही बुरा हुआ करता था। इम्प्लाइड बैड मतलब ओके बोल रहे हैं अगर उन्होंने तो समझ लो कि खाना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन ही सेड गुड इट इम्प्लाइड ओके, और जब बोलते थे कि गुड खाने के लिए तो समझो कि वो ठीक है, ओके। व्हेन ही सेड एक्सेलेंट इट इम्प्लाइड गुड, और जब उन्होंने बोलते थे खाने के बारे में एक्सेलेंट है बोल के तो उसका मतलब था कि ठीक, अच्छा था। हिज प्रिंसिपल वॉज नेवर टू हर्ट अदर्स, अब उनका एक क्या था, इनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी थी कि कभी भी किसी के दिल को नहीं तकलीफ़ देना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हर्ट मतलब कि तकलीफ़ देना, एनीवन। द आईआईटी एंट्रेंस रिजल्ट्स केम, अब आईआईटी के एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम लिखे थे ये लोग उसके रिज़ल्ट्स आ गए। ही हैड पास्ड विथ ए हाई रैंक, उनको अच्छा सा रैंक आया, पास हो गए, बल्कि खाली पास ही नहीं हुए बल्कि एक हाई रैंक से पास हुए। व्हाट ए डिलाइट फॉर एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है, वो बहुत खुशी की बात है कि उनको उतना अच्छा रैंक आया।
ही वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब कि एक खुशी का जो दिल में महसूस होना, ज़्यादा एक्साइटेड जो होता है उसको बोलते हैं थ्रिल। ही वेंट टू हिज फादर हु वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। जैसा रिजल्ट आया क्या करें, इन्हों अपने वालिद के पास गए। जो वालिद साहब क्या कर रहे थे, जब बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अन्ना, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। व्हाट इज ही सेइंग? सडनली ही डिड नॉट से इन इंग्लिश, आई थिंक he said in his own language. That language is here converted to English and given in our lesson. He is saying Anna. Anna is a Telugu word, and as he belongs to Karnataka, this Bangalore, Mysore, this all are comes under Karnataka state, and their language is different, but it somewhat resembles with Telugu. कर्नाटक की जो लैंग्वेज है वो अलग है, लेकिन फिर भी उसमें और तेलुगु में बहुत सारा, जैसे कि हिंदी और उर्दू एक जैसी दिखती है, बात करने में बहुत सारा एक ये दो लैंग्वेजेस जो है एक दूसरे में मिलते जुलते नज़र आते हैं। उसी तरह जो है सो इंग्लिश, ये तेलुगु लैंग्वेज से थोड़ी, कन्नड़ में थोड़े बहुत थोड़े, पूरी तरीके जैसे कि हिंदी उर्दू आप बोलते हैं तो हम बात जब करने जाते हैं हम हिंदी में बोल रहे हैं उर्दू में बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, सिवाय इसके कि कुछ थोड़े बहुत वो रहते हैं, जुमले रहते हैं, हुर्फ रहते हैं हिंदी के अलग। बाकी का तकरीबन हम जो बात करते हैं उर्दू की और हिंदी की बहुत सिमिलरिटी है। लेकिन कन्नड़ में एक कर्नाटक की जो लैंग्वेज है वहाँ पे और तेलुगु में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जबकि हिंदी और उर्दू में इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन कर्नाटक की लैंग्वेज जो है कन्नड़ और अपनी तेलुगु जो है यहाँ की, इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत वर्ड से जो वो लोग यूज़ करते हैं। तो अन्ना का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है? अन्ना बोले तो भाई को, बड़े भाई को बोलते तेलुगु में। यहाँ पर अपने पास मतलब कि अपने तेलंगाना में जब अन्ना बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बड़े भाई, अन्नैया, भाईजान बोले जैसा, ठीक है। लेकिन इधर आप अगर उसमें महाराष्ट्र में चले गए, महाराष्ट्र में क्या है, दादा बोलते तो भाई को बोलते, लेकिन वो लोग दादा बाप को भी बुलाते हैं, ठीक है, फादर को भी दादा बोलते हैं। उसी तरह एक कर्नाटक वाले जो मैसूर बेंगलोर वाले हैं ना, उन लोग फादर को अन्ना बोलते। एक्चुअली हमारे अगर तेलंगाना में आए तो बहुत सारे लोग नाना बोलते। फादर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ था? नाना गारू, ठीक है, या नाना, मगर NANNA नाना ये यूज़ होता है। लेकिन अन्ना मतलब अपने पास भाई को लेते हैं, लेकिन उधर वो लोग क्या करते हैं, हालांकि वहाँ पर भी अन्ना वो तो भाई का ही मतलब आता है, लेकिन वो लोग फादर के लिए भी वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने फादर को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं अन्ना, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर लिया। वेल डन माई बॉय, फादर इज़ रिप्लाइंग हियर। उनके फादर क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा करे मेरे बच्चे। आई वॉन्ट टू जॉइन IIT, क्या बोल रहे हैं? मेरे को IIT ज्वाइन करना है। आई वॉन्ट टू जॉइन IIT, अब क्या बोल रहे हैं उन्होंने? वेल डन माई बॉय बोल के जब फादर बोल दिए कि बहुत अच्छा करे मेरे बच्चे, तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं? मेरे को IIT ज्वाइन करना है, मैं चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट मतलब कि मैं, यहाँ पर वॉन्ट का मतलब होता है होना, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं IIT ज्वाइन करूँ। IIT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हिज फादर स्टॉप्ड रीडिंग द पेपर। मैं आप लोगों को देखिए एक एक सेंटेंस पे रुक के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग हर वर्ड को अच्छे से समझ सके, ठीक है। हिज फादर, उनके वालिद, स्टॉप्ड, स्टॉप है प्रेजेंट टेंस, स्टॉप्ड है पास्ट टेंस, मतलब कि स्टॉप होता है रुक जाओ, हाल में होता है। अगर हम माजी में बोले तो रुक गए, रुक गए को कैसे बोलते हैं? स्टॉप्ड। रीडिंग द पेपर, क्या रुक गए उन्होंने? पेपर पढ़ना रोक दिए। ही लिफ्टेड हिज हेड, यहाँ पर लिफ्टेड है देखिए वर्ब, ही सब्जेक्ट है, लिफ्टेड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हेड है। उन्होंने लिफ्ट करना, लिफ्ट मालूम है ना आपने को? लिफ्ट क्या करना है? लिफ्ट मतलब कि उठाना, अपना सर उठाए। लुकड एट द बॉय एंड सेड विथ ए हेवी वॉइस, बच्चे की तरफ देखिए और बड़ी ही भारी आवाज़ में बोले। हेवी वॉइस मतलब कि जो बात हम नहीं बोल सकते, जिसको बोलने से हमको तकलीफ़ होती है और मालूम कि वो सुन के आगे वाले को भी जब तकलीफ़ होती है तो वो बात बोलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो जो वर्ड्स होते हैं हमारे वो बोलने के बड़े भारी बन जाते हैं, ठीक है।
हेवी वॉइस इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, हेवी मतलब कि वज़न, भारी हो गए, भारी आवाज़ में बोल रहे हैं क्या। माई सन, यहाँ पर भी देखिए सन है बोलते रुक जाना है वहाँ पे, मेरे बेटे। यू आर ए ब्राइट बॉय, यू आर ए ब्राइट बॉय मतलब कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं जानता हूँ। यू नो योर आवर फाइनेंशियल पोजीशन, मगर आपको अपने घर का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि अपने पास कितना पैसा है, फाइनेंस क्या है अपना, ये भी आपको मालूम है अच्छा अपना पोजीशन क्या है सो पैसों में। आई हैव 5 daughters टू बी मैरिड ऑफ एंड 3 sons टू एजुकेट, क्या बोल रहे हैं, मेरे को 5 बेटियां हैं जिनको शादी करना है और 3 बेटे हैं जिनको पढ़ाना है। आई एम ए सैलरीड पर्सन, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर, आई एम ए सैलरीड, सैलरीड मतलब कि हालांकि सैलरी जो है नाउन है, लेकिन इसको अपन ईडी लगा के पास्ट टेंस में कर रहे हैं। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस नहीं होता, वो सैलरीड मतलब कि तनख्वाह वाले, तनख्वाह मतलब कि 1 महीना जब जाता है तभी आपको कुछ पैसा मिलता है, जबकि बिज़नेस वालों का क्या है, रोज़ रोज़ बिज़नेस चलता है और रोज़ का रोज़ पैसा आता है। ठीक है, तो इन्हों बता रहे हैं कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, क्योंकि इन्हों एक स्कूल के हेडमास्टर है, तो इनको जाहिर सी बात है कि एक सैलरी पे ही वर्क कर रहे हैं। और जितनी सैलरी आती है ये एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं गवर्नमेंट के, इन लोगों का कैसा रहता है, चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉय रहो, ये दोनों का भी वही हाल होता है कि बस 1 महीना पूरा गुजरना तो कुछ पैसा ये लोगों को दिखता है, और जितना पैसा आता है उसी में इन लोगों को सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। घर के खर्च, हाउस रेंट, बच्चों का एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट खर्चा, बच्चियों की शादी के लिए सेविंग्स वगैरह सब इन लोगों को इतने में ही देखना पड़ता है। तो वही बता रहे हैं उन्होंने कि आई एम ए सैलरीड पर्सन, मतलब कि मेरे को तनख्वाह आती है उसमें सब कुछ करना रहता है। आई कैन नॉट एफोर्ड योर एक्सपेंसेस एट IIT, तो बता रहे हैं कि मैं आपके एफोर्ड मतलब कि बर्दाश्त कर सकना, तुम्हारे जो एक्सपेंसेस जो अखराजात होंगे IIT में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो मतलब कि मैं नहीं उठा सकता। यू कैन स्टे इन मैसूर एंड स्टडी एज मच एज यू वांट, बस यहीं मैसूर में रहो और पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ सकते, जितनी भी मर्ज़ी है पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, मगर यहीं पर रह के मैसूर में रह के पढ़ो। ठीक है। इंडीड, इंडीड बोल तो बेशक। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर एनी फादर टू से नो टू हिज ब्राइट सन, जब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं और इंटरेस्ट है उनको पढ़ने में, ऐसे हालात में किसी भी बाप के लिए ये बेशक बहुत मुश्किल होता है कि वो बच्चे को नो बोलना कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम वहाँ पे जाके नहीं पढ़ सकते, ये बोलना वालिदैन के लिए, चाहे वो बाप हो चाहे वो माँ हो, जो भी सरपरस्त है, ख़ास करके माँ बाप की बात बता रही मैं यहाँ पे। जब बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं और आगे पढ़ना चाह रहे हैं, और उस सूरत में अगर वालिदैन उनसे नहीं बोलते ना, ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम होता है माँ बाप के लिए बोलना भी है। बट सर्कमस्टेंसेस वेयर लाइक दैट, मगर हालात वैसे थे, सर्कमस्टेंसेस मतलब के हालात वैसे थे, बोलना पड़ा। इट वॉज कॉमन देन फॉर द मैन टू बी द सिंगल अर्निंग मेंबर विथ ए लार्ज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, और वो ज़माना ऐसा था कि वो चीज़ कॉमन थी अक्सर, कि आज क्या है हम देखते हैं कि सोसाइटी में देखो औरतें भी, लेडीज़ भी जो है वो भी कमाते हैं, चाहे बाहर जाके करते हैं या घर से भी कोई काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं निकल गई आज जिससे लेडीज़ घर में बैठ के भी जो है सो पैसे कमाते हैं। लेकिन वो ज़माना वैसा नहीं था, वो ज़माने में हर घर में देखिए एक कॉमन चीज़ थी कि हमको, हमारे दिमाग का एक सेट बन गया था कि लेडीज़ जो है वो घर में ही रहते हैं और जेंट्स जो होते हैं वही जाते हैं अर्निंग के लिए। अर्निंग जो भी है पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के पैसों के हिसाब से देखा गया तो ये पूरी जिम्मेदारी एक फ़ादर पे ही होती है, जो घर में कितने भी चाहे जितने भी मेंबर्स हो सबको मतलब कि सारा घर चलाना, सबके अखराजात उठाना वो एक फ़ादर का ही जिम्मेदारी होती थी। वो चीज़ ये उन दिनों में कॉमन था। आज क्या है
तकरीबन हम देखते हैं कि दोनों भी मतलब कि फ़ादर मदर दोनों भी वर्किंग हैं। अब जिसमें फ़ादर जो है अपनी अर्निंग से जो है कुछ भी घर के खर्च चला रहे हैं, सारे काम देख ले रहे हैं। मदर अपना अर्निंग जो है वो सेव करके रख रही कि बच्चों को ऐसे पढ़ाई का वक्त आ गया तो उसमें इन्वेस्ट करें, या बच्चियों का शादी का वक्त आया तो उसमें खर्च करें। इसलिए एक क्या होता है यहाँ पर, एक क्या है सुकून दिलों को कि चलो हम एक खा लें तो दूसरा बाजू में रह रहा है, कल कुछ भी काम आगे अगर तो कर ले सकते हैं, ये एक फैसिलिटी है। लेकिन पुराने ज़माने में ये तो कॉमन चीज़ थी कि घर में सिर्फ आदमी ही कमाता था। घर का जो मर्द होता था, जिसको करता धरता बोलते, मतलब कि हर चीज़ करने वाला वही होता था। और ये बात कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, एक हर घर का वही हाल था। हर घर में सिर्फ फादर ही हर चीज़ का ज़िम्मेदार होता था करने के लिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बच्चियों की शादी हो, या कोई बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, क्या भी हो गए, तो हर चीज़ का करने का ज़िम्मेदार सिर्फ फादर ही होता था और सारे उस पर डिपेंड होते थे। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, हर कोई सिर्फ फादर की तरफ ही देखते थे। पेज नंबर 24 देखिए, नेक्स्ट पेज। हिज फादर वॉज सैड दैट ही हैड टू टेल द बिटर ट्रूथ टू हिज सन। और यहाँ पे इनके वालिद भी बड़े दुख में हैं, दुख से कि सच्चाई जो है वो बच्चे को बताना पड़ रहा है। बिटर ट्रूथ मतलब कड़वा सच बताना पड़ा बच्चे को। बट ही कुड नॉट बी हेल्प्ड, द बॉय हैड टू अंडरस्टैंड रियलिटी। और यहाँ पर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुड नॉट बी हेल्प मतलब कि बच्चे की कोई मदद करके कोई भेजने वाले नहीं थे, और बच्चे को ज़िंदगी की जो हकीकत थी, उनके घर के जो हालात थे वो समझना ज़रूरी था। द बॉय हैड टू अंडरस्टैंड, हैड टू मतलब कि ज़रूरी था उनके लिए कि हालात को, सच्चाई जो है घर की वो समझना। द टीनेजर वॉज डिसअपॉइंटेड। टीनेजर मतलब कि उन्होंने 16 में थे। टीन का मतलब है 13 से लेके 19, TEEN आ रहा, तो ये एज को 13 से लेके 19 की जो एज होती है, इस एज में सबको टीनेजर्स बोलते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। तो द टीनेजर, अभी ना यहाँ पर 16 के थे, वॉज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मतलब कि इनको बड़ा डिसअपॉइंट, मतलब कि एक मतलब कि सब लिखे, एग्ज़ाम लिखे, अच्छा रैंक आया, सब आया, लेकिन जब जा नहीं सकते हैं तो दिल में कितना एक डिप्रेशन जो महसूस होता है उसको बोलते हैं डिसअपॉइंटेड। नाउम्मीद हो जाना, बच्चा नाउम्मीद हो गया। इट सीम्ड हिज ड्रीम्स हैड बर्न्ड टू एशेस। और ऐसा दिख रहा था कि वो जो बच्चा अकेला झाड़ के नीचे बैठ के जो ख्वाब देखा करता था वो सारे जल के राख हो गए। एशेस मतलब कि राख को बोलते हैं। ही वॉज सो नियर टू फुलफिलिंग हिज फॉन्डेस्ट होप। वो अपना फॉन्डेस्ट मतलब इसके फॉन्ड, FOND फॉन्ड का मतलब है पसंद, फॉन्डेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो ख्वाब था उनका, वो पूरा करने के बिल्कुल करीब थे। अगर एडमिशन दिला देते तो हो जाता था, बहुत करीब था। एट सो फार, फिर भी बहुत दूर हो गया वो। क्यों दूर हो गया? क्योंकि उनके घर का फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं था। उनके फादर एफोर्ड नहीं कर सकते थे जो खर्चे इनको जाके दूसरे प्लेस में जाके पढ़ने के जो खर्चे होते थे वो इनके फादर नहीं उठा सकते थे। इसलिए इनके सारे ख्वाब, IIT को जाना, IIT में पढ़ना, ये सारे जल के राख बन गए। His heart sank in sorrow। अब वो बच्चे का दिल क्या हो गया? सैंक मतलब के डूबना। सिंक, SINK, सिंक है प्रेजेंट टेंस। हाल में जब डूबता है तो बोलते हैं सिंक, ठीक है। और जब पिछले हो गया, डूब गया, तो उसको बोलते हैं सैंक, ठीक है। फ्यूचर में अगर हम लेने जाएंगे तो उसमें संक होता है, SUNK, ठीक है। आप लोग, जब मैं बोल रही हूँ ये हो सकता है तो वहाँ पे आप लोग जब बुक में देख रहे हैं उसमें अंडरलाइन करके वहाँ पर लिख ले सकते हैं। ये सिंक, सैंक, रूट वर्ड इसका सिंक है, सैंक, संक। तो क्या हुआ? दिल जो है एक दुख में, सौरव मतलब के दुख में, दुख, उसमें दिल डूब गया। ही डिड नॉट रिप्लाई। अब ये बच्चा कोई भी जवाब नहीं दिया। कैसे करो ना पापा, मेरे को इतना मेहनत करा, मैं ऐसा करा वैसा करा, अक्सर अब बोलते हैं, ठीक है। ये एक आदत होती है बच्चों में, जो कम पढ़ते हैं उन लोग बड़ा बताने जाते हैं कि कैसा भी करो, हमको वो कॉलेज में दिलाओ, हमको ये कॉलेज में दिलाओ, हमको गाड़ी दिलाओ, हमको वो दिलाओ, हमको नहीं मालूम कैसा लाते, हमको तो होना। ऐसा कुछ नहीं करे, बिल्कुल खामोश हो गए। ही डिड नॉट रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिए। ही नेवर शेड हिज अनहैप्पीनेस और हेल्पलेसनेस विथ एनीबडी। और जो भी तकलीफ़ थी इनकी, जो भी दुख था इनका,
जो भी परेशानियां थे इनकी, अनहैप्पीनेस मतलब नाखुशगवार हालात, या उनकी जो मजबूरियां थे, हेल्पलेसनेस मतलब कि जो मजबूरियां थे, कभी किसी से नहीं बताते थे, कभी किसी से नहीं बताते थे। ही वॉज एन इंट्रोवर्ट बाय नेचर, और इनकी फितरत में बड़ी ही शर्मीली तबीयत थी इनकी कि किसी से भी कुछ बोलने के लिए शर्माते थे। इंट्रोवर्ट मतलब कि शाई, SHY, शाई बोल सकते हैं इसको। शाई मतलब कि शर्मिंदा, शर्मीली तबीयत, शर्मिंदा नहीं, शर्मीली तबीयत के थे। हिज हार्ट वॉज ब्लीडिंग, अब यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज़ है, हिज हार्ट वॉज ब्लीडिंग मतलब कि उनके दिल से खून बह रहा था। ब्लीडिंग मतलब कि खून का बहना, ब्लड है खून, ब्लीडिंग मतलब कि खून का बहना। अब उनके दिल से खून निकल रहा था, तो क्या सही खून निकल रहा था, कोई बीमारी आ गई थी क्या दिल से खून निकलने की? नहीं, मतलब कि बोलते हैं ना खून के आंसू रो रहा हूँ बोल के, खून के आंसू मतलब कि इतनी इंतहा से ज़्यादा तकलीफ़ होती है दिल में कि इसको हम कैसे बताते हैं कि ब्लीडिंग, ठीक है। खून के आंसू रोना बोलते क्या सही भी खून निकलता आँखों से? नहीं, मगर इंतहाई तकलीफ़ में जब रोते हैं उसको बोलते हैं खून के आंसू रोना। तो उर्दू में जब हम खून के आंसू रोना बोलते हैं, यहाँ पर वही है कि हिज हार्ट वॉज ब्लीडिंग, मतलब कि उनके दिल से खून बह रहा, मतलब कि इतनी शिद्दत की तकलीफ़ महसूस कर रहे थे वो IIT में नहीं भेजने की वजह से, महसूस तो कर रहे थे। बट ही डिड नॉट गेट एंग्री विथ एनीबडी, इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी उन्होंने किसी पे भी गुस्सा जाहिर नहीं करे, कोई गुस्सा नहीं करे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मेरे को कमरे में जाके बंद हो जाना, या कुछ भी उठा पटक कर देना, या उल्टे जवाब दे देना, ये ऐसा कुछ नहीं करे हो। द डे केम, दिन आ गया। कौन सा दिन है देखो। हिज क्लासमेट्स वेर लिविंग फॉर मद्रास नाउ चेन्नई, अब उनके जो दूसरे दोस्त थे IIT में जाने वाले, ये लोग जो है मद्रास के लिए, लिविंग फॉर मद्रास, लिविंग बोलते हो जो जिस प्लेस में रह रहे हैं उसको छोड़ना, लिव LEAVE का मतलब है छोड़ देना, छोड़ रहे थे। किसके लिए छोड़ रहे थे? मद्रास जाने के लिए। अब वो मद्रास जो था पुराना नाम था, आज उसी को हम चेन्नई बोल रहे हैं, नाउ चेन्नई। दे वे टेकिंग ए ट्रेन फ्रॉम मैसूर टू मद्रास, अब ये लोग मैसूर से मद्रास की ट्रेन पकड़ रहे थे, मद्रास जा रहे थे। दे हैव शेयर्ड गुड ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज टुगेदर, ये लोग सब जो है स्कूल में, वहाँ मैसूर के स्कूल में और कॉलेज में एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारे थे। ही वेंट टू द स्टेशन टू से गुड बाय एंड गुड लक टू देम फॉर देयर फ्यूचर लाइफ, अब ये बच्चा जो है क्या करा, दूसरे दोस्त जा रहे हैं तो उन लोगों को गुड बाय बोलने, गुड लक बोलने के लिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन को गए, उनको सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट बोलने के लिए गए। एट द स्टेशन, अब देखिए स्टेशन के पास, हिज फ्रेंड्स वेयर ऑलरेडी देयर, जो जाने वाले बच्चे थे ऑलरेडी वहाँ पर स्टेशन पे मौजूद थे। दे वेर एक्साइटेड एंड टॉकिंग लाउडली, अब जाहिर सी बात है कोई नई जगह जा रहे हैं, पर नए हॉस्टल, नई पढ़ाई, नया मुकाम, और एक तो आला तालीम हासिल करने जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत जोश रहता है, और वो लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे लाउडली। द नॉइस वॉज लाइक द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, अब उन लोगों की आवाज़ कैसी थी जैसे कि चिड़िया चिक 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 करती ना, मतलब कि समझ में नहीं आया, जैसे हर कोई अपने अपने एक जोश में बात करते जा रहा वहाँ पर। चिरपिंग मत ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चिरपिंग, तो ये यहाँ पर ऐसे ही बोले, क्योंकि चिड़िया जब बात करती है तो एक रुके तो हम करेंगे बोल के नहीं देखते, सब एक साथ करते हैं चिक चिक चिक, उसी तरह ये लोग भी बात करते जा रहे थे सब, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट था कि एक दूसरे की सुनने की कुछ भी नहीं था, एक इन्हें बोल रहा, उन बोल रहा, उन बोल रहा, सब मिलके बोलते जा रहे थे। बहरहाल एक एन्जॉयबल माहौल बनाए रखे थे वहाँ पर। दे वेर ऑल एक्साइटेड एंड डिस्कसिंग देयर न्यू हॉस्टल्स, न्यू कोर्सेस एक्सेट्रा, और वो जो जाने वाले थे इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, इतने जोश में थे कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, नया हॉस्टल कैसा रहेगा और नया कोर्स में क्या क्या कोर्सेस बुक्स रहेंगे हमको, ये सारी बातें करते जा रहे थे। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, अब ये बच्चा उसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि या ना तो ये जा रहा था, ना तो इसको हॉस्टल का मालूम था, ना तो कोर्सों के बारे में बात करना था, क्योंकि जा रहा ही नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं था। ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट, सो ही स्टूड देयर साइलेंटली, तो क्या करता अब ये बच्चा उन लोगों में जाके खामोश ठहरा हुआ है। स्टूड भी क्या है देखिए, स्टैंड का पास्ट टेंस है स्टूड, ठीक है, मतलब कि मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि ये लेसन पूरा जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको पूरे को पास्ट टेंस के ही वर्ब से यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। स्टैंड का पास्ट, स्टैंड बोल तो खड़े हो जाना, स्टूड बोल तो खड़े हो गया था, खामोश ठहरा हुआ था। वन ऑफ देम नोटिस्ड एंड सेड यू शुड हैव मेड इट,
अब वो सारे बच्चों में से एक बच्चा ज़रा गौर कराया, इनके ऊपर गौर करके बोला कि यू शुड हैव मेड इट। मेड इट मतलब, मेड का मतलब होता है, मेक का पास्ट टेंस होता है मेड। मेक बोल दो बनाना। तो अब यहाँ पर क्या बनाओ बोल रहे हैं, यू शुड हैव, तुम भी करना, तुम भी बनाना था। क्या बनाना था मतलब यहाँ पे इसका ये आ रहा क्योंकि ये एक तरीक़ा है बात करने का, ठीक है, कि डायरेक्टली तुम भी आना था नहीं बोल सके, तुम भी कुछ करना था, मतलब कि आने का तुम भी हमारे साथ आना था, इसका मतलब ये यहाँ पर ये आता है, यू शुड हैव मेड इट। मेड इट मतलब कि सब तैयारी करके तुम भी हमारे साथ आ जाना था। ही डिड नॉट रिप्लाई, मगर ये बच्चा जो है रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया। ही ओनली विश्ड ऑल ऑफ देम, क्या कर रहा है बच्चा, सिर्फ उन सबको विश करा। विश करना मतलब कि ऑल द बेस्ट बोलना, हाय बोलना, टेक केयर बोलना, ये सारी चीज़ें हैं विश करने के। दे वेव्ड एट हिम एज द ट्रेन स्लोली लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन जैसा जाना शुरू हुई, क्या करे, सब मिलके वेव करना। वेव करना मतलब कि हाथ हिलाना, बाय बोलने के लिए। He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. अब वो बच्चा वहाँ पर खड़ा रहा कब तक, जब तक कि ट्रेन भी नज़रों से ओझल हो गई और कोई हाथ भी नहीं नज़र आ रहा हिलता हुआ, फिर भी वो बच्चा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। It was the June of 1962 in Mysore city. ये कब का वाक़या है, जून का महीना है और 1962 ईयर है मैसूर का। मानसून हैड सेट इन एंड इट वॉज गेटिंग डार्क। मानसून मतलब कि बारिश का जो मौसम है, जून में स्टार्ट हो जाता, मालूम है ना, जून में बारिश का मौसम आ गया था। मानसून मतलब कि बारिश के मौसम को जो शुरुआत होता है उसको बोलते हैं, तो वो आ गया था और अंधेरा भी हो रहा था। उसी टाइम नहीं आ गया था, जून के महीने में ही बारिश का मौसम आ जाता है। यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि इन्हों खड़े हुए हैं और तभी आया मानसून, नहीं है ऐसा। मानसून ऑलरेडी जून का महीना था इसलिए आया हुआ था और अंधेरा हो रहा था उस वक्त जब उन्होंने ठहरे हुए थे। इट हैड स्टार्टेड टू ड्रिजिल एट ही स्टूड देयर मोशनलेस। और क्या शुरू हो गया कि मौसम बदलना शुरू हो गया वहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ खड़े हुए थे वहीं पर, मतलब कि माहौल का उन्होंने अपने ख़्यालों में, इससे ये पता चलता है कि अपने ख़्यालों में जो खो दिए उन्होंने के साथ के फ्रेंड्स पूरे चले गए पढ़ने के लिए, मैं रह गया। ये सोच ही इनके पास इतनी थी कि बाहर का माहौल इतना सारा बदल रहा, इतना सारा तब्दील हो रहा, फिर भी इनको महसूस नहीं हो रहा, बस जहाँ पर थे उन्होंने वहीं पर ठहरे रहे। he stood there motionless, बग़ैर हिले के वहीं के वहीं पर खड़े हुए थे। He said to himself without anger or jealousy, all students from the IITs study well and do big things in life, but it is not the institution. Ultimately it is you and you alone who can change your life by hard work. अब वहाँ खड़े खड़े देखो इनकी एक हिम्मत जो बटोरे, जो हिम्मत जो गैदर करे, क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विदाउट एंगर और जेलसी। ना उनके दिल में कोई गुस्सा था, ना किसी के ऊपर कोई जलन हसद जैसा था, ये कुछ भी नहीं, एकदम साफ दिल से क्या बोल रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं IIT में पढ़ के ज़िंदगी में बड़े बड़े काम का अंजाम देंगे ये लोग, ये बोले। फिर अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन, मगर वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज नहीं होता है जो सब कुछ करने के लिए आपको सिखाता है। अल्टीमेटली फाइनली इट इज़ यू, वो आप है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। क्या कॉलेज को जाने से ही लाइफ बदलती है क्या? नहीं। आपके पास अगर वो हौसला है और आपके पास वो जिद्दत है कि मैं कुछ करूँगा, तो वो आप मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत से आप वो को सब कुछ हासिल कर सकेंगे। जो कॉलेज को जाने वाले बच्चे करते हैं, ये सिर्फ एक अज़्म हम में होना चाहिए कि हमको ये करना है, तो ये कॉलेज कोई रुकावट नहीं रहती या हमारा कहीं नहीं जाना कोई रुकावट नहीं रहता। इंसान जब बोलते ना, जब किसी चीज़ को हासिल करने की चाहत करता है इंसान, तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है वो काम पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला ख़ुद उसके लिए ऐसे मौक़े फ़राहम कर देता है कि वो इंसान की कामयाबी का ज़रिया बन जाते हैं।
अब बस एक है कि आपको सच्चे दिल से और अच्छाई की तरफ और नेकी की तरफ कदम उठाना है। इसमें अल्लाह ताला अपनी फ़रिश्तों से भी मदद फरमाता है। Probably he was not aware that he was following the philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. तो जब ये सोच रहे थे ना कि ये कोई कॉलेज हमारे को कुछ नहीं बनाता, ये तो हम हैं जो कुछ हम बन सकते हैं। हमारी ही मेहनत, हमारी ही कोशिशों से हम कुछ बन सकते हैं। कुछ भी बनने के लिए, कुछ करने के लिए कॉलेज को ही जाना, आईआईटी में एडमिशन ही लेना ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है बोल के ये इन्हों अपने आप से बोले। और इनको ये नहीं मालूम था कि ये इनकी रिलीजियस बुक होती है हिंदुओं की, भगवत गीता बोल के, उसमें भी यही ऐसा लिखा हुआ है। प्रोबेबली मतलब कि हो सकता है, मगर इनको ये नहीं मालूम था कि ये भगवत गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे इससे। मगर एक इंसान की क्या है, अक्सर देखो हम बस चीज़ें हमारे को अच्छी नहीं लगती, जबकि वो हमारे को इस्लाम में भी मना कर दिया गया है कि आप ऐसे झूठ बोलना गलत है। और झूठ बोलने से सोचिए आप कभी कि झूठ बोलने वालों पे भी हमको कितना गुस्सा आता है। क्यों? जो हमारा मज़हब बता रहा है वो हमारी इंसानी फितरत में भी वो शामिल हाल होता है। ठीक है, तो इसी तरह इन्हों जो बोल रहे थे ना, ये हम ही हैं जो कुछ कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज हमारे से कुछ नहीं करा सकता। तो वही बात इनको नॉलेज नहीं था शायद कि भगवत गीता भी यही बता रहा था उनका। और क्या बोल रहे हैं, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप ही है। और आपका सबसे बुरा दुश्मन कौन है? वो भी आप ही हैं। लेटर ही वर्कड वेरी हार्ड। अब उसके बाद में क्या करे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिए, बड़ी मेहनत से काम करना शुरू करे। एंड फोकस्ड ऑन वन थिंग, और एक ही चीज़ पे उन्होंने फोकस, अपना निशाना एक ही चीज़ पे लगा के रखे कि मेरे को ये करना है, और उसी पे काम करना शुरू कर दिए। नेवर बॉदरिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ और कम्फर्ट्स। और जब काम करना शुरू करें उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी कैसी है, मैं कैसा जी रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कैसे, अपने कंफर्ट्स के बारे में, अपने आराम के बारे में कभी नहीं सोचे। ही शेयर्ड हिज वेल्थ विथ अदर्स। और जो कुछ भी पैसा उनके पास आता था वो लोगों को दिया करते थे, मतलब कि लोगों की मदद करते थे उससे। ही नेवर यूज्ड द हेल्प ऑफ एनी कास्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ही नेवर यूज्ड द हेल्प ऑफ एनी कास्ट, कम्युनिटी और पॉलिटिकल कनेक्शंस टू गो अप इन लाइफ। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई पॉलिटिशियन से हेल्प ले लेते हैं या किसी बड़े आदमी से मदद लेते हैं, मगर इन्हों अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई मदद नहीं लिए। कुछ भी करके ऊपर आने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ऊपर आने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कभी भी ना तो मज़हब वालों का, ना तो उनकी कौम वालों का, ना ही किसी पॉलिटिशियंस का, कोई सियासतदान का, किसी का कोई हेल्प इनके ज़िंदगी में शामिल हाल नहीं रहा। A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. एक स्कूल में टीचर का बेटा है। देखिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट है कि स्कूल टीचर्स बोल तो बड़े ही ईमानदार होते हैं, और एक स्कूल टीचर के बच्चे मतलब कि वो लोग भी ईमानदार होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक टीचर मतलब टीचर जो लोगों को तरबियत देता है तो उसके बच्चे में हर एक अच्छा ही होना चाहिए। टीचर को भी अच्छा होना चाहिए और टीचर्स के बच्चों को भी अच्छा होना चाहिए। लोग दुनिया पूरी कैसी भी रहो लेकिन टीचर के बच्चे तो अच्छे होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ये नहीं सोचते कि टीचर के बच्चे भी तो बच्चे ही हैं, ये ज़माने के, उन लोग भी कुछ गलत कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा देखिए क्या करा, ए सन ऑफ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर का बेटा शोड, बता दिया, शो प्रेजेंट टेंस है और शोड पास्ट टेंस है। अदर इंडियंस, पूरे हिंदुस्तानियों को, दूसरे हिंदुस्तानियों को, इट वॉज पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल था, मुमकिन था क्या, टू अर्न वेल्थ, पैसा कमाना, लीगली, क़ानूनी तौर से, मतलब कि नाजायज़ तरीक़े से नहीं, गैर क़ानूनी पैसा नहीं, क़ानूनी तौर से, एंड एथिकली, एथिकली मतलब कि जो हमारे मज़हब भी इजाज़त देता है कि ये चीज़ जायज़ है आपकी, ये कर सकते हैं इस तरीक़े से। ना क़ानून की नज़रों में जुर्म करना है, ना तो हमारे मज़हब से हटी हुई कोई हरकत करके या कोई काम करके पैसा कमाना है। दो तरीक़े से भी एक इंसान कमा सकता है। वो ईमानदारी जो है एक स्कूल टीचर के बेटे होने के नाते इन दुनिया वालों को या इंडिया वालों को बता दिए। He built a team of people who were equally good. अब क्या करें, उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जमा कर लिए,
एक टीम बना लिए जो बराबर के इनके जैसे ही अच्छे लोग थे वो। He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. क्या करें नो? Became a pioneer. Pioneer किसको बोलते हैं? जब कोई भी काम आप पहले कभी नहीं था वो, जिसको जो काम कभी नहीं था उसको जो शुरू करते हैं वैसे शख्स को बोलते हैं उस काम का पियोनियर होता है। ठीक है, तो जब तक जो है कुछ भी आईटी का नहीं था, आईटी का कोई तस्वुर ही नहीं था, जब जो है सो इन्हों शुरू करे फर्स्ट आईटी वेव मतलब कि अब लहरें, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। आप देखिए आज कितने आईटी कंपनीज है अपने पास पूरी दुनिया में भी। ठीक है, तो इन्हों जो है वो पहले शख्स बने जो आईटी कंपनियों को स्टार्ट करें। टुडे ही हैज़ बिकम एन आइकॉन ऑफ सिंप्लिसिटी, uncompromising equality and fairness apart from being a philanthropist। तो आज इनकी पहचान एक सिंपल मतलब कि आज भी एक सादगी की ज़िंदगी है, और फेयरनेस मतलब कि ईमानदारी है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब किसी भी कम चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं होते, अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, इनकी क्वालिटी क्या थी? किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना चलो नहीं था, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से ही करना। अपार्ट फ्रॉम मतलब बावजूद इसके कि इन सब के अलावा उन्होंने एक फिलांथ्रोपिस्ट भी थे। फिलांथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? जो अपना पैसा गरीबों के लिए नेक कामों में जो खर्च करते हैं उनको बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। ही रियली बिलीव्स इन द मोटो पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्राइवन बाय द वैल्यू। तो इन्हों यहाँ पर इनका क्या था? एक ये कि पावर्ड बाय इंटेलेक्ट मतलब कि अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से अपनी सोच से ही अपने में एक ताकत लाओ, और जब ताकत आती है तो पावर आ गए तो क्या होता है? आगे बढ़ता है इंसान। और वो आगे कैसे बढ़ो? वैल्यू से। वैल्यू मतलब कि अपना वैल्यू रखो, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप कर दे रहे हैं, लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसे नहीं, वैल्यू रखते हुए सही तरीके से आगे बढ़ो। ही इज़ नन, अब ये कौन है? कोई और नहीं है, ये नन अदर दैन, ये कोई और नहीं है बल्कि नागवरा रामा राव नारायण मूर्ति। इनका नाम क्या है? NR नारायण मूर्ति शॉर्ट में बोलते हैं। इनका सरनेम है नागवरा रामा राव नारायण मूर्ति। कौन है? देखो यहाँ पे कॉमा डाल दिए, फिर बोलते हैं यहाँ पे रुको, कौन है? द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कंपनी है आप लोगों को सबको मालूम है, MNC है वो, IT कंपनी है, उसके फाउंडर है। मतलब क्या? इन्फोसिस स्टार्ट करे सो वाले, इन्फोसिस ये IT कंपनी स्टार्ट करने वाले इन्हों थे, और इनकी कंपनी का नाम है इन्फोसिस। ए लीडिंग IT कंपनी इन द वर्ल्ड, खाली इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सारे कंपनियों से आगे, या दूसरे और भी आगे बढ़े हुए जो कंपनियां, उन कंपनियों में से एक है इनकी इन्फोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा सी रीडिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं? पापा हमारे फीस नहीं भर रहे हैं, पापा हमारे बुक नहीं दिला रहे हैं, पापा हमारे वो नहीं कर रहे हैं, मम्मी टाइम पे पका के नहीं दे रहे हैं, स्कूल को लेट आ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे नहीं होता है। आप अपने से करेंगे। जब बताओ नारायण मूर्ति को उनके वालिद साहब पढ़ाए? नहीं पढ़ा सके, फिर भी क्या है, IT में गए वाले, अच्छा IT में जो लोग गए क्या करते? वो लोग आके MNCs में काम करते। ठीक है, आज इन्होंने नए जाके भी क्या है, मालिक बन गए जो इस कंपनी के, उसमें पढ़ने गए वाले भी नौकरी करते हैं। तो इंसान को कुछ भी करने के लिए क्या है, एक हौसला चाहिए, एक अज़्म चाहिए कि हम ये करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे को सहूलतें क्या है क्या नहीं ये सेकेंडरी है, ये नहीं मैटर करता। जब आप सोचने पे आते, जब आप करने पे आते हैं ना, हर तरीके से आपको मदद मिल जाती है। आप किसी भी ज़रिए से आपका काम निकालने के जो भी ज़रूरियात है पूरे कर लेते हैं। बस चाहिए ये कि आपको दिल से रहना कि हमें कुछ करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम ये लेसन ख़त्म करते हैं। और ये लिखा हुआ किसका है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? इनकी ही वाइफ है, नारायण मूर्ति की वाइफ है सुधा मूर्ति, उनका लिखा हुआ है। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ हमारा सी रीडिंग फर्स्ट यूनिट का। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और दूसरे किसी लेसन के साथ या पोम के साथ फिर मिलेंगे, या ग्रामर के साथ मिलेंगे। आप लोग समझ रहे हैं मेरे लेसन को? अच्छा, लाइक देखने के बाद में लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोस बनते हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, एंड maintain the rules of COVID-19, and inshallah we shall meet in the next class with some other
topic. Okay, until that, Allah Hafiz.